जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं संदीप उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हम लेकर आए वीडियो, यानी कि एक ही वीडियो में आपको जैसे लग रहा होगा थंबनेल में देख के कि एक ही वीडियो में सारी सारी हिंदी हम समाप्त कर देंगे। देखिए, आपको पता है कि आज कल क्या है, टेट का पेपर है, ठीक है, यूपीएसआई चल रहे हैं, यूपीएसआई का आने वाले हैं, उसके बाद लेखपाल का। देखिए, सभी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, मील का पत्थर साबित होगी। तो हम इसीलिए लेकर के आए हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी यूपी टेट वालों के लिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। अगर आपने आज तक हिंदी पढ़ी है तो भैया इससे बेहतरीन हिंदी नहीं लगेगी आपको। फास्ट रिवीजन होगा, बहुत ही कम समय में पूरा कुछ हम झोंक देंगे अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले हम एक चीज और कहना चाहेंगे, अगर कभी आपको फुर्सत मिले तो हमारी ये वीडियो देख लेना। एक 12 घंटे की मैराथन वीडियो है दोस्तों। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, साहित्य पुरस्कार, कवियों के नाम, सब कुछ आपको इसी मिल जाएगा। जो भी आपकी 15 भाषा, 18 बोलियां हैं, और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और एक दोस्तों, ये संविधान की है। देखने में, देखिए, देखने में तो केवल 2 घंटे के, मगर इसमें हमने सारा का सारा संविधान का निचोड़ डाल दिया है। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इनका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। और यूपीएसआई वालों के लिए मैं कह दूं, यूपीएसआई एएसआई वालों को जाइए आप, यूपीएसआई क्या नाम से हमने बनाया है प्लेलिस्ट, यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से, वहां जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार कहते हैं कि भैया वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके अवश्य जाइएगा अगर आपको मजा आ रहा है और आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इसमें हम क्या क्या देखेंगे आपको बता दें। इसमें हम सभी प्रकार के वर्ण भेद देखेंगे, ठीक है, सब कुछ देखेंगे बेहतरीन ढंग से। उसके बाद दोस्तों आपका ये आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा। व्यंजन के बाद हम देखते जाएंगे दोस्तों उष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ये सब देखेंगे। इसके बाद देखिए लगभग 60 तरीके के टॉपिक होंगे। शब्द देखेंगे, यौगिक रूढ़, योग रूढ़, ठीक है, तत्सम, तद्भव, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक, वचन, कारक, संज्ञा, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम देखेंगे, पुरुषवाचक कितने होते हैं, क्रिया आप देखेंगे, ठीक, विशेषण देखेंगे। विशेषण के बाद दोस्तों संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, काल देखेंगे, वाच्य देखेंगे, ठीक है। उसके बाद समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक बोधक, निपात, समास, संधि, स्वर संधि क्या होते हैं दोस्तों, वाक्य के प्रयोग कैसे होते हैं, ठीक, वाक्य कितने होते हैं, काल क्या होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में, रस क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, सात्विक अनुभाव क्या होते हैं, संचारी अनुभाव क्या होते हैं, ठीक है, अलंकार क्या होते हैं दोस्तों, छंद क्या होते हैं, मात्रिक छंद क्या है, वर्णिक छंद क्या है, ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, भारत में भाषा परिवार कितने हैं, ठीक है, और हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, ठीक, राजस्थानी हिंदी, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, आधुनिक हिंदी काल देखेंगे, भक्ति काल देखेंगे, रीत काल, आधुनिक काल देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों इसी वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार फिर से कहते हैं भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं दोस्तों वर्ण की, ठीक है। पहला होगा हमारा वर्ण, ठीक। वर्ण क्या होता है इसके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें दोस्तों, तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों जिसे हम वर्ण कहते हैं। और आपको बता दें भैया कि लिखित रूप से वर्ण होता है और मौखिक रूप से क्या होती है, ध्वनि। तो हम वर्ण को ध्वनि भी कह सकते हैं। अगर आता है कि वर्ण के भेद कितने हैं, तो आप 2 भेद बताइएगा। कौन कौन से दोस्तों, स्वर हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भेद पूछेगा 2 बताने हैं। अगर पूछ ले वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी है, जो कि आपको वर्णमाला मिलती है। देखिए क्वेश्चन आता है वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है भैया 52 है। कितनी है, 52 बताना है। और 52 कौन कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी है आपको बता दें, आ से लेकर के दोस्तों औ तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहां पे फिर दोस्तों आपको अयोगवाह भी जोड़ देने इसी में, ठीक है। और दोस्तों का से लेकर के दोस्तों छत्रंग ग्यासरा तक, है ना। तो ये पूरे मिलाकर दोस्तों ये 52 हो जाती है। वर्ण की संख्या पूछेगा तो आपको 52 बताना है। भेद पूछेगा दोस्तों तो 2 बताने हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए अब हम स्वर पे आते हैं दोस्तों। स्वर किसे कहते हैं, तो आपको बता दें जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। परिभाषा कई बार पूछी गई है कि स्वर क्या होते हैं, भैया बता देना सिंपल तरीके से कि जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है भैया, 11। कितनी है, 11। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। तो ये टोटल 11 हो गए। इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर पूछ ले स्वर के भेद कितने हैं दोस्तों, मात्रिक आधार पे, है ना, तो दोस्तों बताइए कितने हैं, 3 हैं। कितने हैं दोस्तों स्वर के भेद, 3 हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने, ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर। स्वर की परिभाषा हमने बता दी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले आते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब बात आती है ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ह्रस्व क्या होता है दोस्तों? आपको पता है छोटे। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कई बार। तो कौन कौन से होते हैं? आ ई उरी। क्या? आ ई उरी। कैसे याद करेंगे? आ ई उरी मतलब एकदम छोटे वाले। देखिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋ से ऋषि, ठीक है। तो 4 हो गए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनमें दोस्तों बोलने के लिए हमें इनसे थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है या फिर इनसे दुगुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है 7। कितनी है? 7 है। ये कौन से होते हैं? अब भैया इन चारों हटा दे, टोटल हमने 11 बताया, और जो चारों हटाने के बाद जो बचेंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, देखिए पुल्लिंग स्वर में कोई मतलब नहीं। पुल्लिंग स्वर हम कैसे करते हैं दोस्तों? ये इस तरह का लगता है, जहां पे किसी चीज को हम जोर से बोलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उसे हम पुल्लिंग स्वर की कैटेगरी में ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। संयुक्त का मतलब होता है जो जुड़ के बनते हैं। क्या होता है? जो किसी चीज से जुड़ के बनते हैं, उनको हम संयुक्त की कैटेगरी में ही रख देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम देखिए, इसको थोड़ा सा हम जूम करके, थोड़ा सा कट रहा होगा इधर, तो उसको हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बताया ये संयुक्त स्वर का होते हैं जो जुड़ मिल के बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना चाहते हैं थोड़ा सा। तो कौन कौन से होते हैं, तो ये चीज याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं। ए, ठीक है, जिसके जो किससे मिलकर बनता है? आ और छोटी ई से, और ए, आ और ए से, ओ, आ और उ से, और औ दोस्तों आ और ओ से। ओ देखिएगा दिख रहा होगा, ठीक है, आ और ओ से। तो ये 4 हो जाते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर होते हैं ना, ये मिलके बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीभ के आधार पर दोस्तों स्वर कितने भागों में बांटा जाता है? दोस्तों जीभ के आधार पे 3 भागों में। जीभ के आधार पे कितने? 3 भागों में दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं कौन कौन से वो भाग होते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान लिया ये जीभ है आपकी, ठीक है, जीभ है ये आपकी, ठीक है। तो दोस्तों जो अग्र भाग से बोले जाएंगे, इधर वाले भाग से, उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। और अग्र स्वर कितने होते हैं दोस्तों? ये 5 देख लीजिए कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ री। और मध्य स्वर में दोस्तों केवल और केवल छोटा आ होता है, तो छोटा आ दिख नहीं रहा होगा, तो मध्य स्वर में आप छोटा आ समझ लीजिएगा, ये मध्य स्वर होता है, ठीक है। और पश्च स्वर जो पीछे हिस्से बोले जाएंगे, उनको बोलते हैं पश्च स्वर। बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो आप जीभ के आधार पूछेगा 3 बताइएगा, अग्र, मध्य और पश्च। देखिए कैसे याद करेंगे आपको मैं बता दूं। देखिए पश्च स्वर तीसरे नंबर पे है दोस्तों। आपको बता दें जो भी दोस्तों स्वर है वो 3 से बन जाए, वही क्या होगा? आपका पश्च स्वर। केवल और केवल छोटे आ को छोड़कर जो भी स्वर 3 से बन रहा है वो पश्च स्वर होगा। देखिए बड़ा आ कैसे बना? 3 बनाया, उसके बाद आ बन गया। ऊ देखो 3 बनाया, ऊ बन गया, और 3 बनाते बड़ा ऊ बन जाएगा, और 3 बनाते दोस्तों ओ बन जाएगा, और 3 से ही औ बन जाएगा। केवल आपको याद रखना है कि छोटा आ जो होगा मध्य स्वर में आएगा, बाकी जो 3 से बनेंगे वो पश्च स्वर में आ जाएंगे, यानी तीसरे नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं होस्ट के आधार पर। तो होस्ट के आधार पर दोस्तों 2 ही होते हैं, वृत्तमुखी और आवर्तमुखी। वृत्तमुखी, आवर्तमुखी। देखिए वृत्त क्या होता है कि जिनको हम बोलें दोस्तों, हमारा जो आपका होंठ होते हैं वो वृत्त की तरह हो जाए, गोल हो जाए, ठीक है। आप देखिए बोल के देखिएगा, ऊ बोलिएगा, आपका मुंह गोल गोल हो जाएगा, ठीक, होंठ गोल हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको वृत्त बोलते हैं। वृत्त कैसा होता है? गोल। तो ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ठीक है। अब इनको बोलेंगे तो आपका मुंह क्या होगा? गोला हो जाएगा। मगर इनको बोलेंगे तो आपका मुंह गोला नहीं होगा। आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, री, ए ऐ, तो इनका मुंह आपका गोला नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए इनको आवृत्तमुखी बोलते हैं, ठीक है। तो याद कर लेंगे वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों मुख के आधार पर। मुख के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। कौन सा? समृत्त। देखिए समृत्त स्वर कौन से होते हैं? जिन पर पूरा मुंह बंद रहता है, जैसे ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ और री, है ना, ये समृत्त होते हैं। अर्ध समृत्त कौन से होते हैं? जिनमें आधा मुंह बंद रहेगा, तो ए ओ बोल के देखिए, ए ओ आधा मुंह बंद रहेगा। और विवृत्त में क्या होता है? पूरा मुंह खुलेगा। देखिए बड़ा आ बोलोगे, आ, देखिए डॉक्टर के पास जाते हो कहता आ बोलो, आ क्यों बुलाता? क्योंकि उससे आपका पूरा मुंह खुल जाएगा। उसको भी पता है कि भैया एक विवृत्त स्वर होता है जिसका नाम बड़ा आ है, अगर वो बुलवाते हैं मुंह पूरा खुल जाएगा, तो इसीलिए डॉक्टर बोलता है बच्चे आ बोलो, आ, है ना, मुंह खुलवाता है पूरा। तो आस क्या होगा दोस्तों? पूरा मुंह खोल देगा, इसीलिए इसको विवृत्त बोलते हैं, मतलब पूरा खोलना, ठीक है। और अर्धविवृत्त क्या होता है? तो छोटा आ हो जाएगा। देखिए बड़ा आ पूरा विवृत्त है, तो जो अर्धविवृत्त होगा उसमें छोटा आ जाएगा ना, छोटा आ, ए औ। तो इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए बात करते हैं अयोगवाह। देखिए स्वर हमने देख लिए, स्वरों की संख्या हमने बता दी 11 है, ठीक है। अब 2 होते दोस्तों अयोगवाह, जिन्हें बचपन में स्वर की श्रेणी में ही रख देते हैं, मगर यहां ऐसा नहीं होता। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अंक और आह। क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अयोगवाह क्या होते हैं? ठीक है, जिनका कोई योग ना हो, जो कहीं भी ना रहे, ना तो इस स्वर में गिने आते हैं, ना ही
व्यंजन में, ठीक है। इनको दोस्तों नपुंसक वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर में है ना ही व्यंजन में है, तो इसलिए इनको नपुंसक वर्ण भी कह देते हैं। तो याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार भी कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं ना। या तो अंक आहा मिलेगा, क्या मिलेगा, अंक आहा लिखा मिलेगा, या फिर दोस्तों कहीं कहीं पे अनुस्वार और विसर्ग भी लिखा मिलता, तो आप पहचान जाइएगा यही है, ठीक है। चलिए अब व्यंजन की बात करते हैं दोस्तों। व्यंजन क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात व्यंजन क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दें ये व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए बिना स्वर के आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, ये तो डेफिनेटली है। क्या, बिना स्वर के आप व्यंजन की सहायता नहीं, मतलब बिना स्वर की सहायता से आप व्यंजन नहीं बोल सकते, ये तो डेफिनेटली है। कैसे, देखिए हमें का बोलना है ना, का, तो का प्लस आ, मतलब हर एक व्यंजन में स्वर जरूर होता है। क्या, हर एक व्यंजन में स्वर जरूर होता है। तो इसीलिए देखिए व्यंजन की परिभाषा आएगी कि व्यंजन क्या होते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। याद रखेंगे, क्या, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। जिस प्रकार स्वर की परिभाषा क्या थी, स्वतंत्र रूप से बोले जाते थे ना, मगर व्यंजन स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जा सकते, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 33 होती है। 33 कौन कौन सी होती हैं, तो हमने बता दिया है। देखिए का से लेकर के आपको पता है यहां तक आएंगे, मां तक आएंगे, काखा है ना, जो उसके बाद यारा लावा और फिर सासा साहा है ना, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 33, ठीक है। चलिए अब व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं, व्यंजन के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये मुख्यतः 3 भेद होते हैं व्यंजन के, ठीक है। मुख्यतः इस प्रकार के दोस्तों स्वर के कितने होते हैं, वो भी मुख्यतः 3 होते हैं, है ना, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी तरह से व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों क्या, स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन जब हम बोलते हैं तो ये किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके निकलते हैं हमारे मुख से, तो इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। देखिए क्या क्या बोलते हैं, इन्हीं व्यंजन को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों 5 वर्गों में मिलते हैं। कौन कौन से, का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग ना, तो ये दोस्तों इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। तीनों नाम इसी के हैं, याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और उदित व्यंजन। किसको कहते हैं, तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजन के ही नाम है तीनों तीनों, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 25। और वर्ग पूछेगा कितने वर्ग में, तो 5 वर्ग में, ये भी मत भूलिएगा, नहीं तो आप 25 बता दो, ठीक है। कौन कौन से वर्ग हैं, का वर्ग, देखिए का वर्ग में कौन कौन से आएंगे, काखा आगा अंगा और टाठा टाठा आड़ा। देखिए चा वर्ग में चाचा चाचा इया, है ना, और टा वर्ग में टाठा टाठा आड़ा, और ता वर्ग में ताथा ताता ना, और पा वर्ग में पाफा वा मा। तो टोटल 5-5 करके 25 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5-5 करके 25 हो जाएंगे। और इनके दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, इनको दोस्तों क्या कहेंगे, कतमुदऊ, का, ता, मुंह और दा और उ, मतलब इससे का से कंठ हो जाएंगे, ता से तालब हो जाएंगे, मुंह से मूर्धन हो जाएंगे टा वाले, और मुंह दा से दंत हो जाएंगे और उससे ओष्ठ हो जाएंगे, ठीक। कतमुदऊ याद कर लेना दोस्तों, कतमुदऊ है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक लाइन याद हो जाएगा। नहीं दोस्तों उस तरह से याद करना पड़ेगा आपको, अकु विसर्जन नाम कंठा ना, तो उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों भेद अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन का तो जो अंदर अंदर स्थित होते हैं, अंदर, है ना दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। याद रखेंगे कौन कौन से, यावा राला ना, यारा लावा होते हैं, जिनमें दोस्तों या और वा को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं और संघर्षहीन व्यंजन बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं, 2 हैं भैया। कौन कौन से हैं, यावा है। क्वेश्चन आएगा अर्धस्वर व्यंजन कितने हैं, तो 2 ही हैं, या और वा। रा को क्या बोलते हैं दोस्तों, रा को याद रखेंगे लुंठित कहते हैं और प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। और ला क्या होता है, पार्श्विक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे गलत करते हैं। चलिए 16 नंबर क्या है दोस्तों, अब तीसरा भेद है उसमें या संघर्षी व्यंजन। देखिए उसमें भी कहते हैं, संघर्षी कहते हैं। याद रखेंगे कैसे, देखिए इनकी संख्या कितनी है, 4 है। देखिए सा सा साहा, है ना, देखिए इसमें उसमें भी खरगोड़ा वाला खा पाया जा रहा है, और इस संघर्षी में दोस्तों 2-2 खा पाया जा रहा है, 2-2 सा सरोता पाया है ना, खरगोड़ा वाला भी ये वाला भी। तो याद रखेंगे, इसलिए इनको हम बोल देंगे क्या, उसमें संघर्षी, इस तरह से याद कर लेंगे। ये क्या होते हैं, सा सा साहा। और दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, जो हा होता है उसको हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। क्या, हा काकल्य होता है। ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगला है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से, छत्रंग्यास्रा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि भैया संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो 4 हैं। संयुक्त स्वर भी हमने 4 बताए थे, है ना, ए आई ओ औ, और संयुक्त व्यंजन भी 4, क्योंकि ये मिलके बनते हैं। अब छा किससे मिलकर बनेगा दोस्तों, का और खटकोड़ा से, का और खटकोड़ा से। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि का के बाद कौन वर्ण आता है दोस्तों, है ना, वर्णमाला में का के बाद कौन आता है डिक्शनरी में, तो का के बाद छा छत्री आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ता के बाद क्या आएगा, त्रा आएगा, और जा के बाद क्या आएगा, ज्ञा आएगा, और सा के बाद सरा आएगा, ठीक है। तो किससे किससे मिलकर बनते हैं, याद रखेंगे। छा किससे मिलकर बने, का और सा से, त्रा
तारा से, ज्ञा जा और इया से, और स्रा सा और रा से। ठीक है, एक होता है दोस्तों द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त या फिर नवविकसित व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं अड़ा और अढ़ा। ठीक है, पूछेंगे द्विगुण कितने हैं, द्विगुण संख्या कितनी है, या उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? दो ही है। कौन से? अड़ा और अढ़ा। एक चीज याद रखेंगे, इनमें जो नीचे बिंदु लगती है इसको हम ताड़नजात बिंदु कहते हैं। ठीक है, कौन से बिंदु बोलते हैं? ताड़नजात बिंदु बोलते हैं। देखिए 4 तरीके के बिंदु लगते हैं। देखिए इसको बोलते हैं क्या? अनुस्वार। ठीक है, इसको बोलते हैं पंचमाक्षर जो अंगा में लगता है, और इसको बोलते हैं ताड़नजात जो ये दिखा रहा है, और एक होता है इधर नुक्ता। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए तो देखिए, देख चुके होंगे आप। अब देखिए अघोष की संख्या कितनी है, सघोष की संख्या कितनी, ये हम आपको एक बार बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अघोष की संख्या कितनी है? 13 है। कौन कौन से दोस्तों? का, खा, चा, टा, है ना, चा, छा, टा, ठा और ता, था, पा, फा, सा, शा, शा, है ना। इनको आप लोग समझिएगा, केवल हम इतना बताना चाहते हैं दोस्तों कि कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला दूसरा, पहला वर्ग दूसरा वर्ग ना, यानी का वाला और खा वाला। ठीक है, उसके बाद सा सा सा, है ना, सा सा सा, हाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ये घोष होते हैं। सघोष कौन से होते हैं? सघोष, देखिए सघोष को ही घोष भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे उसको याद रखिएगा। देखिए तीसरा वाला, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, है ना। अंतिम वाले 3 4 5 हो जाएंगे। और अंतस्थ, अंतस्थ कौन से होते हैं? यारा लावा, है ना। और दोस्तों सभी स्वर आ से लेकर के औ तक, और हा से हल, ये क्या होंगे? घोष या सघोष। चलिए अल्पप्राण कौन से होते हैं दोस्तों? जिनमें थोड़ी हवा निकलती है ना दोस्तों, ये चीज समझिएगा। तो इनकी संख्या 19 से कौन कौन से हो जाएंगे? पहला वाला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। पहला, तीसरा, पांचवा विषम वाले ना, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। ठीक है, चलिए महाप्राण कौन से होते हैं दोस्तों? 14 होते हैं। कौन कौन से होंगे? दूसरा, चौथा और उष्म। दूसरा, चौथा और उष्म, ना। दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग और उष्म, यानी सम वाले। ठीक, और उष्म कौन से होते हैं? सासा साहा। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए अघोष अल्पप्राण कितने होते हैं दोस्तों? ये 5 ही होते हैं, केवल और केवल दोस्तों पहले वाले। ठीक है, यानी का, चा जो वर्ग वाले होते हैं वही होते हैं दोस्तों। पहला वाला क्या होगा? ये अघोष अल्पप्राण होगा। और दोस्तों अघोष महाप्राण कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? तो दूसरा वाला और सा, शा, शा, है ना। दूसरा वाला कौन सा? खा, छा, है ना, ठा और था, फा, है ना, ये वाले दूसरे वाले, और सा सा सा, ये आप देख लेंगे खुद ही। देखिए सघोष अल्पप्राण कितने होते हैं? तो ये 14 होते हैं। कौन कौन से? तीसरा वाला, चौथा वाला और अंतस्थ। अंतस्थ कौन से? या, रा, लावा। ठीक है, ये याद रखेंगे। और सघोष महाप्राण कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? चौथा और हाहल, चौथा वाला वर्ण और हाहल दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए वर्णमाला हमारा समाप्त हुआ। चलते हैं दोस्तों किसके? शब्द बनावट के आधार पर शब्द के बारे में जानते हैं दोस्तों। शब्द क्या होते हैं आपको एक चीज बताना चाहते हैं। शब्द क्या होते हैं? देखिए वर्णों के दोस्तों, वर्णों से जो सुव्यवस्थित क्रम बनता है या फिर उसका कुछ अच्छा सा मतलब उच्चारण निकलता है, उसे हम शब्द बोलते हैं। जैसे हमने कहा का मिला, माँ मिला और ला मिला, कमल हो गया। कमल क्या है? कमल को देखते तुरंत दोस्तों हमारे दिमाग में आएगा ये एक कोई चीज है, फूल है। ठीक है, तो कोई सार्थक शब्द होना चाहिए। ठीक है, किन्हीं वर्णों को मिलाकर जो सार्थक शब्द बनता है, सार्थक उच्चारण वाले कुछ चीजें बनती हैं, उनको हम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शब्द को हम दोस्तों कई भागों में बांटते हैं। पहला है बनावट के आधार पे। शब्द बनावट के आधार पर क्वेश्चन आएगा कि बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद हैं, तो 3 बता देना। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। समझिएगा रूढ़ क्या होता है दोस्तों? जिनके हम कोई सार्थक खंड ना कर सके। जैसे दोस्तों घर है तो घा को टोटेंगे, घा और रा, ना तो घा का कोई अर्थ निकलेगा ना ही कोई रा का अर्थ निकलेगा, तो घर क्या होता है? रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब क्या दोस्तों? जिनको तोड़ा जा सके वही क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होंगे। ठीक है, अब यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दोस्तों 2 या 2 से अधिक, मतलब कह सकते हैं 2 शब्दों के मेल को यौगिक बोलते हैं। ठीक है, यौगिक जैसे सामाजिक, तो दोस्तों आपको पता है समाज प्लस इक, क्या? समाज प्लस इक, है ना दोस्तों। एक चीज और जाने, सामाजिक हो गया पंचवर्षीय। देखिए पंच और वर्षीय, पंच मतलब 5 और वर्षीय मतलब वर्षों के लिए। राजपुत्र, राजा और पुत्र मतलब लड़का, ना दोस्तों। जब मतलब कि इनको दोनों शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनेगा और दोनों के अर्थ निकलेंगे, उसे हम यौगिक बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि जो यौगिक शब्द होते हैं दोस्तों, ये किससे मिलकर बनते हैं? तो उपसर्ग हो गया, किससे? उपसर्ग से मिलेंगे, प्रत्यय से मिलेंगे, और संधि से होंगे, संधि के होंगे, और समास से होंगे। ठीक है, संधि और समास से होंगे। तो दोस्तों ये चीज रखेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, है ना, संधि समास। और समास में दोस्तों बहुब्री को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीज रखेंगे। और दोस्तों बहुब्री कौन से होते हैं? तो योग रूढ़ी होते हैं। योग रूढ़ी शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, मगर उनका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। क्या? तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर मतलब पीला वस्त्र, जिसका अर्थ श्री कृष्ण। पंकज, पंक प्लस जा, पंक मतलब कीचड़, जा में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन? कमल, तीसरा अर्थ निकलेगा। जलद, जल दामिस देने वाला, जल को देने वाला कौन? बादल, तीसरा अर्थ निकलेगा, वो योग रूढ़ होगा। और यहां से क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं मुख्यतः 4 भेद होते हैं, वैसे 5 माने आते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः पूछेगा 4 ही बताइएगा। ठीक है, पहला तो तत्सम। देखिए
संस्कृत के वे शब्द जो जो संस्कृत में यूज हो रहे हैं, ठीक है। संस्कृत वाले शब्द क्या होता है? तत्सम, जैसे आम हो गया, कदली हो गया, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो कि कुछ परिवर्तन के साथ दोस्तों हिंदी में यूज होने लगे, उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। जैसे आम हो गया, केला हो गया, ठीक है। हिंदी वाले शब्द देखिए, तत्सम और तत्सम दोस्तों, तत्सम और तद्भव में लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये सा से सा आता ना बीच में, संस्कृत समझ लेना और दा तद हिंदी समझ लेना, ठीक है। ऐसे समझिएगा तो भूलेंगे नहीं ना। तो तत्सम तद्भव समझ होंगे हिंदी संस्कृत वाले और हिंदी वाले। देशज क्या होता है दोस्तों? जिनके बारे में पता नहीं होता कहां से लिए गए, तो वो चीजें दोस्तों देशज कहते हैं। जैसे खिड़की हो गया, लोटा वैसे धड़ाम, है ना, धड़ाम से गिरा, है ना, गड़बड़ है, तो ये सब चीजें क्या है? देशज, जो देश से निकली हुई वो, है ना। देखिए देशज शब्द हर जगह अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं देशज, ठीक है। और विदेशज क्या होता है दोस्तों? जो कि दोस्तों हिंदी, सुनिए, तत्सम तद्भव देशज को छोड़ दे, बाकी सब विदेशज होते हैं, ठीक है। जैसे लालटेन हो गया, अंग्रेजी भाषा शब्द हो गए, है ना, और फारसी भाषा हो गए, और दोस्तों अरबी भाषा हो गया, मतलब जो विदेशी भाषाओं वाले शब्द को हम विदेशज में रख देते हैं, ठीक है। जैसे अलमारी हो गया, चीनी हो गया, है ना, और अनानास हो गया, आल्पिन हो गया, सब पुर्तगाली हो गया, सब कुछ इसी में, जापानी शब्द सभी इसी में आ जाएंगे, विदेशी शब्द में सारे आ जाएंगे, ठीक है। संकर शब्द क्या होता है आपको बता दें? संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, छाया शब्द कैसा दोस्तों? संस्कृत का है, और दार क्या है? फारसी का ना, हिंदी और फारसी का, ठीक है। तो इस तरह से रेलगाड़ी, रेल कैसा है दोस्तों? अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी हिंदी शब्द है, और दोनों मिलकर दोस्तों एक अलग सा शब्द बना दिया, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलने वाले शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। जिस प्रकार संकर मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को मिला करके उसका संकलन करना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों शब्द अर्थ के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? तो आपको बता दें 4 भागों में बांटते हैं मुख्यतः। देखिए एक अर्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है, जैसे गंगा, हमने कहा गंगा केवल एक ही अर्थ निकलेगा, क्या है? नदी है ना। अनेक अर्थी शब्द कि जिस चीज के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, क्या? अनेक अर्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ निकले, जैसे हमने कहा दोस्तों क्या, ठीक है। देखिए हमने कह दिया दोस्तों, क्या कह दिया दोस्तों आपसे? कर, कर मतलब कह दिया कर। अब देखिए कर क्या है? अनेकार्थी शब्द कर मतलब होता है दोस्तों करना भी हो जाएगा, ठीक है, करना हो जाएगा। और कर मतलब क्या होता है? हाथ भी होता है, और कर मतलब क्या? टैक्स भी होता है। तो इन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। समानार्थी क्या होता है? जिसको हम पर्यायवाची कहते हैं, मतलब किसी की जगह हम वैसा दूसरा शब्द रख दें और उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे हमने कहा दोस्तों सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व से निकलता है, ठीक है। अब इसकी जगह हम ऐसा शब्द रख दें कि इसके वाक्य में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे हम लिख दे दिनकर, दिनकर पूर्व से निकलता दोस्तों, या फिर दिवाकर पूर्व से निकलता है, ठीक है, या आदित्य पूर्व से निकलता दोस्तों, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्हें बोलते हैं समानार्थी शब्द, ठीक है। विपरीतार्थी शब्द क्या होता है? जो विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे हमने कहा दिन, तो कहेगा रात, है ना, दिन का रात, है ना, स्थावर का जंगम, आलोक का तिमिर, इस तरीके से हम इनको विपरीत बोलते हैं, इनको विलोम शब्द भी कहते हैं। संस्कृत भिन्नार्थक या सूक्ष्म भिन्नार्थक, इनको हम शब्द युग्म भी कहते हैं दोस्तों। आपको पता है जैसे कंजर और कुंजर, क्या? कंजर और कुंजर, कंजर में इसका होता है हाथी, कुंजर में होता है नीच जाती, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इससे शब्द हम सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अब शब्द प्रयोग के आधार पर दोस्तों आपको पता है दो होते हैं विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए विकारी शब्द के भेद कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। वही बात करते हैं दोस्तों अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? इसके भी मुख्यतः 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, दोस्तों कहीं कहीं निपात भी दे देते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा अभी देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए लिंग की बात करते हैं दोस्तों, लिंग की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। देखिए स्त्रीलिंग क्या होती है? आप देखिए इनको पहचान लीजिएगा आप बोल के, ठीक है। जैसे कि गाय, गाय चरती है ना, तो ई है आ गया, है ना। रचना की जाती है, दया होती है, कवित्री, ये तो पता ही है कवि का स्त्रीलिंग है ना। पुरलिंग का होता है दही, लड़का, दही, है ना। पानी, कवि। देखिए दही खट्टा होता ना कि खट्टी, ये दोस्तों ये अपवाद होते हैं ना, इसीलिए हमने इनको डाल दिया। जैसे पानी बोलेंगे, पानी का स्त्रीलिंग होगा? नहीं, स्त्रीलिंग नहीं, पानी पिया जाता था। ऐसे बोल के बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। बोल के किसी चीज को सेंटेंस में फिर के देखेंगे तो आराम से आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए वचन दोस्तों क्या होते हैं? वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्या? एक वचन और बहुवचन दोस्तों, ठीक है। बहु द्वारा सुनाए गए वचन सास को बहुवचन कहलाते हैं ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुवचन मतलब होता है जो कई चीजों को ले लेना। देखिए एक चीज होगा तो उसे एक वचन बोलेंगे, एक से ज्यादा चीजों को बहुवचन। जैसे हमेशा पूछेगा कि दोस्तों शिक्षा क्या होता है, तो एक वचन। प्रत्येक क्या होगा? एक वचन। जनता क्या होगी? एक वचन। याद रखिएगा प्रत्येक और जनता एक वचन होती है। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और आपको बता दें बहुवचन में आंसू, होश, प्राण और हस्ताक्षर, ये एसआई में बहुत बार पूछे गए, यूपीएसआई में कई बार पूछे गए। तो पूछेंगे आंसू कैसा शब्द है? बहुवचन, ठीक है, हमेशा बहुवचन। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कारक चिन्ह की। देखिए कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दें कारक चिन्हों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। जैसे कर्ता करने चिन्ह होगा, कर्म को होगा, करण से होगा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होगा, संबंध काकी के, और अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अपादान में क्या होता है? से तो होता मगर अलग होता, जैसे कि
दोस्तों बोलेंगे कि चूहा बिल से निकला। अब देखिए बिल से चूहा अलग हो रहा है, गंगा हिमालय से निकली है ना, बच्चा पेड़ से गिरा, तो इस तरीके के अपादान होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संज्ञा। संज्ञा के दोस्तों देखिए संज्ञा के रचना के आधार पर दोस्तों तीन ही भेद होते हैं। तीन ही भेद होते हैं, कौन कौन से? जातिवाचक जिसमें मनुष्य आ जाएगा, ठीक है, और दोस्तों नदी आ जाएगा और पर्वत आ जाएगा। देखिए जातिवाचक ऐसे समझिएगा जिनके हम दोस्तों बहुवचन बना ले। देखिए मनुष्य का मनुष्य हो जाएगा, नदी का नदियां हो जाएंगी और पर्वत का पर्वतों हो जाएगा। जिनका बहुवचन बना ले दोस्तों वो जातिवाचक होंगे, नहीं तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक। ठीक है, समूहवाचक में दोस्तों कौन कौन से? परिवार, पुलिस, कक्षा, समिति, है ना। और भाववाचक में दोस्तों यौवन, सच्चाई, गुरुत्व और भोलापन ना, भाव जिनको हम छू या देख ना सके। ठीक है, और अर्थ के आधार दोस्तों 5 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक बढ़ेगा, ठीक है, जैसे राम, दिल्ली, गंगा, हिमालय। जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक हम पढ़ चुके हैं। और द्रव्यवाचक दोस्तों जिनको तौला या मापा जाएगा, ठीक, जिनका कोई स्थान होगा। चलिए अगला है सर्वनाम। सर्वनाम आपको पता है दोस्तों इसके 6 भेद होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनकी संख्या देखिए, सर्वनाम की संख्या पूछेगा 11 बताना है, भेद पूछा तो 6 बताइएगा। कौन कौन से भेद हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। देखिए पुरुषवाचक क्या होता है? इनके 3 भेद होते हैं, इसमें दोस्तों है ना, अभी उसके नीचे बात करेंगे। पुरुषवाचक किसी पुरुष या ऐसे स्त्री का पता चलेगा। निजवाचक में देखिए जो निश्चयवाचक दोस्तों कोई चीज निश्चित हो, जैसे कहते हैं यह कलम है, यह कलम है दोस्तों, तो यह क्या है? निश्चित है ना, यह कलम है, ठीक है, यह कलम है। ठीक है, अब देखिए यह शब्द अगर हम मनुष्य के लिए करेंगे तो पुरुषवाचक होगा और यह शब्द हम किसी वस्तु के लिए कर रहे हैं तो निश्चयवाचक होगा। ठीक है, तो यह कलम है मतलब क्या? निश्चित है। ठीक है, अनिश्चित का होता है दोस्तों जिसमें कोई निश्चित ना हो, जैसे कुछ ले आओ, कोई को बुलाओ, किसी को बुलाओ, तो दोस्तों ये क्या है? ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित वाचक हो जाएंगे। संबंध वाले क्या होते हैं दोस्तों? जो या सो लगा मिलेगा तो संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि जो या सो कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक। ठीक है, जो जैसा करेगा सो ऐसा भरेगा, है ना। जो खड़ा था सो मेरा भाई है ना, ऐसे। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने को होगा कौन और क्या आएगा, और निजवाचक में दोस्तों स्वतः, स्वयं, खुद, ऐसे सेंटेंस आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें कि देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग, तो अब मैं क्या हो जाऊंगा दोस्तों? उत्तम पुरुष। और मैं अपने लिए क्या क्या बोलूंगा? भैया मैं पढ़ा रहा हूं, हम पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया। ठीक है, और आप लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या हैं? मध्यम पुरुष ना, आप लोग मध्यम है। ठीक है, जैसे आप लोग क्या बोलेंगे? तुम लोग पढ़ो, आप लोग पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष के। और देखिए जिसके बारे में पढ़ा रहे हैं, मान लिया हम दोस्तों हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी क्या होगी दोस्तों? अन्य पुरुष। ठीक है, वह, ये, वो, उन्होंने, उनको, तो ये चीज याद रखेंगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनके अलावा एक देगा वो पूछ लेगा। ठीक है, चलिए क्रिया, सकर्मक, अकर्मक। देखिए क्रिया कितने होते हैं? सकर्मक, अकर्मक 2 प्रकार के होती हैं, आपको इनको याद रखना है बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों। ठीक है, क्रिया के भेद याद रखने हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों। सकर्मक क्रिया का होती है जो कर्म के साथ होती हैं, जिसमें कर्म होगा, और अकर्मक जिनमें कर्म नहीं होगा। जैसे राम घर जा रहा है दोस्तों, सकर्मक हो जाएगा। कहां जा रहा? राम घर जा रहा है ना, कौन जा रहा है? राम जा रहा है। कहां जा रहा है? घर जा रहा है ना। और कर्मक जैसे घर जा रहा, राम जा रहा है, तो राम जा रहा है, ये दोस्तों इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। यही पर दोस्तों कुछ हम क्रिया भेद बता दे रहे हैं। जैसे दोस्तों एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तो ये भी याद रख लेंगे, पूर्वकालिक क्रिया लिख लीजिएगा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कोई व्यक्ति एक काम करके दूसरा काम करने लगता है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसमें दोस्तों सबसे अच्छी पहचान की बात क्या होती है? कर लगा होगा। जैसे हमने कहा वह नहाकर आया है, वह नहाकर आया है, नहाकर आया है। देखिए आने से पहले उसने क्या, कौन सा काम किया? नहाने वाला, और नहा कर आया है मतलब पहला काम पूरा कर चुका। देखिए कर लगा हुआ मिल गया, इसलिए हम इसको पूर्वकालिक बोले। कहीं भी दोस्तों कर लगा हुआ दिखे तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। एक होता है दोस्तों संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है दोस्तों? संयुक्त, जैसे हमने बताया संयुक्त क्रिया क्या होती है? मिल के बनता ना। संयुक्त क्रिया क्या होती है? मिल के बनता। जैसे हमने कहा वह पहुंच गया, वह पहुंच गया, वह पहुंच गया। अब देखिए पहुंचना भी एक क्रिया होता है और गया भी एक क्रिया होता है, मगर इसको दोनों जोड़ के बनाया गया, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। ठीक है, और एक होता है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया। क्या प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों? इसको बता दे क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मतलब वो काम स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है, वो प्रेरणार्थक होती है। और देखिए इसमें 2 प्रकार के होती है। प्रथम प्रेरणार्थक जिसमें आना या लाना जोड़ के बनाते हैं, जैसे काटना, कटाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। और दोस्तों वाना जोड़ के दोस्तों द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते हैं, जैसे कि कटवाना। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे क्रिया के संबंध। चलिए अब विशेषण देखते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक जिसमें गुण बताया जाता है, संख्यावाचक दोस्तों है ना, जिसमें संख्या बताई जाएगी, परिमाणवाचक जिसमें परिमाण होता है, और सर्वनामी विशेषण जिसमें सर्वनाम संबंधित भेद होंगे। ठीक है, और विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो किसी चीज की विशेषता बतलाते हैं। आपको बता दें
कि विशेषण किसकी विशेषता बताएंगे दोस्तों, तो विशेष की विशेषता विशेषण बताते हैं। क्या विशेष की विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण। अब विशेष क्या होते हैं, विशेष दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं ये शब्द, संज्ञा या सर्वनाम होंगे। तो संज्ञा सर्वनाम को दोस्तों हम विशेष कहते हैं, और विशेष की विशेषता कौन बतलाएगा, विशेषण। जैसे कहा गया दोस्तों काला घोड़ा, क्या कह दिएगा, काला घोड़ा। अब देखिए घोड़ा क्या है दोस्तों, काला घोड़ा। अब देखिए घोड़ा क्या है, संज्ञा, यानी कि ये विशेषण हो जाएगा, सॉरी विशेष हो जाएगा दोस्तों, और उसकी विशेषता क्या है घोड़े की, वो काला है, ठीक है, तो काला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए गणना बोधक। अब गणना कैसे करेंगे दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, गणना, जैसे कहा 1 2 3, ये गणना ही तो हो रही है ना। और क्रम बोधक क्या हो गए, देखिए क्रम में लगे हुए, पंक्ति में लगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, पहला दूसरा तीसरा, है ना, 100वां, इस तरीके से। आवर्ती का होता है दोस्तों, दुगुना तिगुना चौगुना, जहां पे गुना लगा होगा वो आवर्ती बोधक होता है। जैसे कि दूध में 2 गुना पानी है ना। जैसे गणना में क्या होगा, एक व्यक्ति बैठा है ना, तो एक व्यक्ति का, व्यक्ति की विशेषता क्या, एक क्या गणना है ना। और क्रम बोधक में दूसरा लड़का चोर है, दूसरा लड़का क्या है, चोर है दोस्तों, दूसरा आया पंक्ति में बैठा होगा ना, इसलिए उसको हम क्रम बोधक बोलेंगे। ठीक है, आवर्ती में दुगुना तिगुना चौगुना, जैसे दूध में 2 गुना पानी है, राम हमसे 100 गुना तेज है ना, इस तरीके से। और समुदाय में दोनों तीनों चारों पांचों ना, कहें चारों भाई चले आना, कल निमंत्रण है, चारों भाई चले आना, तो ये क्या होगा, समुदाय बुलाया जा रहा पूरे। और प्रत्येक बोधक में हर एक नेता भ्रष्ट है ना, प्रत्येक लड़का बेवकूफ है ना, इस तरीके से दोस्तों ये होते आपके संख्यावाचक विशेषण के भेद। चलिए अब देखिए परिमाणवाचक के दोस्तों, आपको पता है कि परिमाणवाचक के दोस्तों 2 भेद होते हैं। एक निश्चित होता है, देखिए परिमाणवाचक होता है जहां पे तौलने नापने की बात की जाएगी। देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक समझिएगा। देखिए हमने कहा 4 लड़के, क्या 4 लड़के, ठीक है, तो 4 लड़के क्या होगा। अब देखिए इसमें संख्यावाचक भी आता है, उसमें भी आता है, तो 4 लड़कों को हम तौलते मापते नहीं, इसलिए क्या होगा, संख्यावाचक होगा। वहीं कहते हैं 4 अमरूद क्या होगा दोस्तों, तो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि अमरूद तौले मापे जाते हैं। ठीक, तो ये चीज समझिएगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, देखिए निश्चितवाचक, निश्चित क्या होगा, परिमाणवाचक, जो चीज निश्चित होगा। कहते 2 मीटर कपड़ा लाओ, 2 मीटर कपड़ा बिल्कुल आप लाके दे दोगे, है ना। कहते 1.5 किलो चावल लाओ, बिल्कुल लाके दे दोगे। 5 सेब ले आओ, लाके दे दोगे। मगर हम वही कहते हैं थोड़ा सा नमक लाओ, थोड़ा सा नमक, तो दोस्तों आप कंफ्यूजन, कितना थोड़ा देते हैं भैया, कितना थोड़ा देते हैं, तो वही होता है अनिश्चित। देखिए किंचित, जरा, थोड़ा सा, है ना, बहुत, अधिक, तनिक, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक के भेद होंगे। ठीक है, चलिए अगला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो है दोस्तों, मौलिक और यौगिक। देखिए मौलिक का होता है जो मूल रूप से उसी तरह आता है, जैसे ये मेरा घर है दोस्तों, ये क्या है, सर्वनाम ही है। ठीक है, और दोस्तों यौगिक का होते हैं थोड़ा सा चेंज करके, जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा का आदमी विशेषता क्या, ऐसा, है ना, तो ये होते हैं दोस्तों यौगिक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, वाच्य क्या होते हैं, वाच्य। ठीक, वाच्य देखिए 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनकी समझिएगा क्या होती है कहानी। ठीक है, देखिए जिसमें कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच्य होंगे, जिसमें कर्म के हो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव के हो भाववाच्य। देखिए कर्ता, जैसे कहा गया राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, राम घर जाता है। आपको पता है इसमें कौन जा रहा है, राम, कर्ता है ना, तो कृतवाच्य हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम बना देते हैं, इसी को थोड़ा सा परिवर्तित करते बेवकूफ बनाते हैं, बोलेंगे राम के द्वारा घर जाया था। देखिए जहां कहीं भी, एक चीज बता दें, जहां कहीं भी आपको के द्वारा मिले, के द्वारा, ठीक है, या फिर से लगा मिल जाए, ठीक है, तो दोस्तों आप कर्मवाच्य कर देना। जिसे कहेंगे राम के द्वारा खाना खाया गया, ठीक है दोस्तों, कर्मवाच्य हो जाएगा बिल्कुल। और दोस्तों जहां कहीं भी आपको नकारात्मक सा दिखे और क्रिया जो होगी एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी दोस्तों, वो भाववाचक। जैसे सीता से बैठा नहीं गया, देखिए सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, मगर गया, बैठा गया, तो बैठना गया दोस्तों ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, एक वचन है, तो वो दोस्तों भाववाच्य होगी ना। कहने का मतलब क्या है, जहां कहीं भी कर्ता लगा हो और कर्ता के साथ में कोई भी कारक चिन्ह ना हो, ठीक है, अगर होगा भी केवल ने होना चाहिए, राम ने खाना खाया, तो ये हो जाएगा दोस्तों कृतवाच्य। आप कहते हैं राम के द्वारा खाना खाएगा, तो द्वारा और से ऐसे सेंटेंस लगते हुए मिलेंगे दोस्तों, तो वो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, तो कर्मवाच्य में पहचान रखिएगा इससे या के द्वारा। ठीक है, और तो ये तो दोस्तों कर्ता नहीं होगा, या फिर अगर होगा भी दोस्तों तो से और के द्वारा लगा होगा, वो कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य में आपको बता दें निगेटिव होगा। और ठीक है, चलिए अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दोस्तों जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे हमने कहा कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। देखिए दौड़ता है क्या है, दौड़ना है, दौड़ता क्या क्रिया है। अब यही कहते हैं राम तेज दौड़ता है, क्या तेज दौड़ता है दोस्तों, राम तेज दौड़ता है। दोस्तों तेज क्या हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा तेज है ना। तो क्रिया विशेषण दोस्तों 4 भेद होते हैं इसके, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक ना। चलिए अगला है संबंधवाचक। देखिए संबंधवाचक क्या होते हैं, संबंध बोधक क्या होता है दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूजन करता है, संबंध और समुच्चय। देखिए संबंध बोधक क्या होते हैं, ये सर्वनाम को, देखिए सर्वनाम और संज्ञा, क्या सर्वनाम या संज्ञा, समझिएगा 2 चीजें समझिएगा, संज्ञा या सर्वनाम। देखिए कोई भी सेंटेंस जो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ेगा, या संज्ञा को सर्वनाम से जोड़ेगा, या सर्वनाम को जोड़ेगा, या संज्ञा से जोड़ेगा दोस्तों, उसे हम संबंध बोधक बोलते हैं। देखिए संबंध किसमें होगा, व्यक्तियों में, व्यक्ति का होता है, संज्ञा ही तो होते हैं, ये चीज रखेंगे। देखिए जैसे
राम और सीता, राम और सीता जी जा रहे हैं, ठीक है। या फिर हमने कह दिया कि दोस्तों, अगर हमने कह दिया कि राकेश और मोहन जा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, राकेश क्या संज्ञा है और मोहन भी संज्ञा है, दोनों जा रहे हैं, उनको जोड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। कहते हैं मैं और राम जाऊंगा, मैं और राम जाऊंगा, तो दोस्तों मैं क्या हुआ, सर्वनाम हो गया, और राम क्या हुआ दोस्तों, संज्ञा हो गया, ठीक है। तो मैं और राम जाऊंगा मतलब मैं सर्वनाम और संज्ञा इनको जोड़ रहे हैं दोस्तों, और जोड़ रहा, तो ये क्या होगा, संबंध बोधक होगा, है ना। इनके दोस्तों भेद कितने होते हैं, 13 होते हैं, आप देख सकते हैं, ये लिखे हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनावाचक, है ना, दिशा, साधनवाचक, हेतुवाचक, है ना, और विषय, व्यतिरेक, और दोस्तों विनिमय, विरोध, सहचर और संग्रह, ठीक है। चलिए जैसे हो गया। अब समुच्चय दोस्तों क्या होता है, समुच्चय क्या करता है दोस्तों, दो सेंटेंसों को जोड़ता है, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ेगा। जैसे कहा गया कि, है ना, जैसे कह दिया गया दोस्तों मोहन गया, मोहन गया, देखिए मोहन गया एक सेंटेंस हो गया। अब कहते हैं राधा आई, राधा आई, राधा आई। अब देखिए दूसरा सेंटेंस ये होगा, अब इसको जोड़ दे दोनों को, मोहन गया और राधा आई, तो दोस्तों तो फिर और ये क्या होगा, ये होगा समुच्चय बोधक, क्योंकि दोस्तों ये दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, ठीक है, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, इनके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विस्मादि बोधक। देखिए विस्मादि बोधक में ऐसा चिन्ह होता है, आपको पता भी होगा, ठीक। इसके 7 भेद होते हैं। हर्ष बोधक, जहां पे दोस्तों खुशी होगी, शाबाश बेटे, है ना। शोक बोधक, छी, है ना, हाय राम, है ना, इस तरह आश्चर्य, अरे, है ना, अनुमोदन दोस्तों किसी से रिक्वेस्ट करना, जी प्लीज, है ना, वो चीज है। तिरस्कार, छी छी, है ना, धुर, ऐसे अस्वीकार, मना कर देना। संबोधन दोस्तों हेयर, है ना। तो ऐसे चीजों में जहां पे दोस्तों विस्माद बोधक लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल अच्छे समझेगा ना। निपात का दोस्तों किसी चीज बल देता है, जैसे हमने कहा राम जाएगा, राम, है ना, राम घर जाएगा, राम घर जाएगा, ठीक, ये क्या होगा, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब बोल दे राम घर तक जाएगा, दोस्तों तक मतलब क्या, इसी चीज पे बल दे देगा कि हाँ घर तक तो जाएगा दोस्तों, तो ये तक क्या होता है, यही निपात कहलाता है। निपात के दोस्तों 9 भेद होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्माद बोधक, बल प्रदायक, तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आधार बोधक। चलिए समास की बात करते हैं दोस्तों। समास के देखिए कितने भेद होते हैं, समास कितने होते हैं दोस्तों, इसके 6 भेद होते हैं। अव्यय भाव समास याद रखेंगे। अव्यय भाव समास में क्या होता है दोस्तों, इनका क्या होता है दोस्तों, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। एकमात्र समास जिसका पहला पद प्रधान होगा। तो समझिएगा, देखिए एक चीज आपको बता दें कि किसका कौन सा पद प्रधान होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ना। देखिए अव्यय भाव, देखिए पहला ही समास होता है अव्यय भाव। देखिए आ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या, पहले शुरुआत कहां से होती है किसी भी अल्फाबेट की, तो आ से। कहारा पढ़ेंगे आप, आ से शुरू करेंगे तो आ का क्या हो जाएगा, पहला पद प्रधान, देखिए समझिएगा। और द्वंद्व, देखिए द्वंद्व कैसे लिखते हैं, तो द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, द्वंद्व, है ना। तो देखिए ये बराबर बराबर लग रहा है, इसका मतलब क्या, इसे दोनों पद प्रधान होंगे, और बहुब्री का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होगा। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों बाकी सबके जो बच जाएंगे उनके अन्य पद, यानी कि दूसरे पद प्रधान हो गए, ठीक। अब बात करते हैं अव्यय भाव। देखिए अव्यय भाव में क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार का उपसर्ग लगाओ, जैसे कि दोस्तों बे लगा मिल गया, उप लगा मिल गया, है ना, अत्य, है ना, इस तरह मतलब उपसर्ग लगा होगा, यानी उपसर्ग पता होता है आपको, ठीक। उपसर्ग क्या होते हैं वो लगे हुए मिलेंगे, ठीक। तो उपसर्ग लगे हुए मिल जाएंगे, तो इसमें दोस्तों उपसर्ग लगे हुए मिल जाएंगे ना। तो समझ गए होंगे आप कैसे उपसर्ग, जैसे कह देगा यथाक्रम, तो यथा लगा मिल गया उपसर्ग, तो प्रति लगा हुआ मिल गया, उप लगा हुआ मिल जाएगा, इस तरीके से ना। और दोस्तों पुरुष क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ मिल, जैसे कहा जाएगा दोस्तों कि, है ना, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो दोस्तों कारक चिन्ह लगा हुआ मिल जाएगा के लिए, है ना। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राम और सीता, है ना, माता और पिता, भाई और बहन, तो द्वंद्व में बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। और द्विग में क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची, जैसे चौराहा कहा गया, 4 राहों समूह, है ना। और दोस्तों कर्मधारय में क्या होता है, इसमें देखिए कर्मधारय पूछा जाएगा, विशेषण विशेष का संबंध किसमें होता है, कर्मधारय समास में। किसमें, विशेषण विशेष, उप में उपमान का संबंध किसमें होता है, कर्मधारय समास। बहुब्री में क्या होता है कि तीसरा पद प्रधान होगा, किसका, बहुब्री में क्या होगा, तीसरा पद प्रधान होगा दोस्तों, से बहुब्री समास कहते हैं, ठीक है। समझ गए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों कि कह दिएगा रात रात, रात रात में कौन समास होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका अव्यय भाव, द्वंद्व नहीं होगा, ठीक है, द्वंद्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब कोई सेंटेंस दोस्तों दोबारा रिपीट किया था तो वो क्या होता है आपका अव्यय भाव समास, ठीक है। तो रात रात, दिन दिन, है ना, दिनों रात, दिनों दिन। देखिए अगर रात दिन कह देगा तब हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग कहेगा तब द्वंद्व होगा, अगर सेम चीज रिपीट करेगा पल पल दोस्तों तो अव्यय भाव होगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों संधि देखते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। स्वर संधि जो स्वर के साथ मिलते हैं, व्यंजन संधि व्यंजन का मेल होता है, विसर्ग में दोस्तों विसर्ग का मेल होगा ना, समझिएगा। विसर्ग में विसर्ग का मेल होगा दोस्तों, कहीं भी अगर आहा लग, जैसे मन्ना धन रथ, मन्ना धन रथ, तो दोस्तों आपको पता है इसमें कौन संधि होगी, तो विसर्ग लगा मिल गया, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी दोस्तों हलंत लगा मिलेगा तो व्यंजन संधि हो जाएगा, जैसे कह दिएगा दोस्तों जगत प्लस नाथ, कहीं भी आपको हलंत लगा मिल जाए, जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ कौन सा होगा दोस्तों, व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए स्वर संधि क्या होता है दोस्तों, अब देखिए स्वर संधि कैसे पहचानेंगे इनके दोस्तों। स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 भेद, ठीक है। देखिए दीर्घ स्वर संधि, कहीं भी दोस्तों बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए दोस्तों, वो क्या होगा आपका दीर्घ संधि। देखिए जैसे कहा
गया विद्यालय, समझिएगा विद्यालय, विद्यालय जहां से टूटेगा दोस्तों वहां पे बड़े आ की मात्रा मिल गई, यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा दीर्घ संधि, है ना, दीर्घ संधि, समझ गए। और दोस्तों बड़े उग जैसे कहते हैं भानुदय, 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 और दोस्तों यहाँ पे बड़े उग की मात्रा मिल गई, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। देखिए इसमें सेम स्वर वाले मिलते हैं, सेम स्वर वाले मिलेंगे उसको दीर्घ कर देंगे, जैसे कि भानु उदय में दोस्तों भानु उ मिलके बड़ा उ कर देंगे ना, इस प्रकार से। गुण में क्या होता है दोस्तों ए और ओ मिलेगा, जैसे महेश कह दिया गया, महेश, है ना, समझिएगा कौन कौन सी मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा मिलेगी। जैसे महेश कहा गया तो महेश का दोस्तों ए की मात्रा मिल गई, इसलिए दोस्तों का गुण हो जाएगा, है ना। और कह देगा दोस्तों, है ना, महेश हो गया दोस्तों। और तो इस तरीके दोस्तों अगर कहीं ओ भी मिलता है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा आपका गुण संधि, ठीक है। वृद्धि में क्या होता है ए और औ दोस्तों दो मात्राएं लग जाएंगी, वृद्धि में क्या होंगी दो मात्राएं लगेंगी, जैसे हमने कहते हैं एकाएक, एकाएक में कौन संधि होगी, तो आप बताओगे वृद्धि, क्यों दोस्तों यहाँ पे दो मात्राएं मिलेगी, एक प्लस एक, एकाएक होगा ना। और दोस्तों कह देगा महोज, क्या महोज, महोज में कौन संधि होगी दोस्तों औ की मात्रा मिली गई, तो ये दोस्तों वृद्धि हो जाएगा ना। यण संधि क्या होती है, या और वा के पहले कोई अर्ध व्यंजन आएगा, जैसे हमने कहा प्रत्येक, क्या प्रत्येक, देखिए या के पहले क्या आया आधा व्यंजन आ गया दोस्तों, या के पहले आधा ता आ गया, ठीक है। और दोस्तों या फिर वा के पहले आ, जैसे स्वागत कहा गया सुधन आगत, स्वागत दोस्तों देखिए वा के पहले आधा सा आ गया ना। और न्यून, न्यून दोस्तों न्यून, है ना, न्यून, तो या के पहले दोस्तों आधा ना आ गया दोस्तों, ये क्या होते हैं या और वा के पहले कोई आधा व्यंजन आएगा दोस्तों वो यार संधि होगा। अया संधि क्या होता है दोस्तों, या और वा के बीच में होगा, ठीक है। देखिए या और वा, देखिए एकदम सिंपल सेंटेंस होगा, या और वा क्या हमेशा बीचों बीच आएंगे, जैसे पवन हो गया, ठीक है, पवन, देखिए वा आ गया, है ना, नयन हो गया, नयन हो गया, पावक हो गया, अधिकतर दोस्तों ऐसे ही आते हैं, जैसे पौधन, पौधन अन, पवन, है ना, देखिए पवन और पावन, पावन और पावन, देखिए इनको कैसे तोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो एक ही मात्रा लगेगी, जैसे पोधन होगा, पो प्लस अन पवन हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा इसलिए एक मात्रा और बढ़ा देंगे, तो पौ प्लस अन, क्या पौ प्लस अन पावन होगा, ठीक, पौ प्लस अन पावन होगा और पो प्लस अन पवन होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए वाक्य के आधार पर दोस्तों, वाक्य कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर देखिए वाक्य क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शब्दों से मिलकर के वाक्य, जिस प्रकार से देखिए वर्ण से मिलकर शब्द बने थे उसी बार शब्दों से मिलकर वाक्य बनेंगे। और दोस्तों अर्थ के आधार पर पूछेंगे वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से, विधानवाचक, देखिए सिंपल सा होगा, विधान वाला सिंपल होगा, राम जाता है, बिल्कुल सही। निषेध मना कर देगा, राम सड़क पर मत बैठो, ठीक है, बिल्कुल निषेधवाचक हो गया। आज्ञावाचक जिस चीज में आगे दिया भैया दरवाजा बंद करो, चलो आगे दे दी। प्रश्नवाचक तुम कहां जा रहे हो भैया, ठीक है। और इच्छावाचक में आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है, मेरा आज जाने घूमने का मन है, तो ये इच्छावाचक। संदेह का होगा शायद कल वो आया, संदेह हो रहा। विस्माद का होता काश मैं भी होता, काश मैं भी होता, दोस्तों विस्मय का चिन्ह लगेगा, काश मैं भी होता, विस्मय बोधक होगा ना। संकेतवाचक यदि आप आते तो अच्छा होता, ये संकेत देना है कि अगर आप आते तो शायद अच्छा होता, ये चीज संकेतवाचक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रचना के आधार पर दोस्तों पूछा था, ये बहुत पूछे जाते हैं। रचना के आधार पर दोस्तों क्या होते हैं कि ये दोस्तों 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है सरल या साधारण वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य होता है इसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होगा। क्वेश्चन पूछाता है कि सरल वाक्य क्या होते हैं, तो याद रखना जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा वो सरल वाक्य होगा, जैसे राम जाता है, ठीक है। और संयुक्त वाक्य में क्या होगा दोस्तों, जिन भी देखिए कहीं भी सेंटेंस आप देखिए वाक्य देखिए उसमें और लगा मिल जाए, एवं, अथवा, या, तथा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो ऐसे सेंटेंस लगे मिलते दोस्तों, तो वो आपको याद रख लेना है, वो क्या होंगे आपके बिल्कुल अच्छे से संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, जहां कहीं भी दोस्तों की लगा हुआ मिल जाए, या फिर जो वहां देखिए अगर जैसे कैसे कह दिया जाए कि जो वहां खड़ा है वो मेरा भाई है, तो जो वहां मिल गया, ठीक है। जैसे कहते जितना आप करोगे उतना ही धन मिलेगा दोस्तों, तो ये भी क्या होगा मिश्रित होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे तो मिश्रित होगा दोस्तों। जब आएगा तब आएगा ना, जब वो आएगा तब मैं भी आऊंगा, ऐसे सेंटेंस क्या है दोस्तों मिश्रित वाक्य, जो रैमी शब्द जैसे होते हैं ना, यदि तो अगर तो, है ना। जैसे कहते हैं यदि पढ़ते तो पास हो जाते, अगर पढ़ते तो पास होते, तो ये भी सेंटेंस क्या होगा मिश्रित वाक्य, समझ गए होंगे। जिसमें दोस्तों और, एवं, अथवा, तथा, इसलिए, फिर भी, नहीं तो, किंतु, किंतु, परंतु, अपितु, बट, लेकिन ऐसे सेंटेंस पाए जाएंगे वो संयुक्त वाक्य होंगे। और कोई रहमी शब्द पाया जाएगा, या फिर दोस्तों की लगा हो मिल जाए, या फिर जो वह लगा मिल जाए, या फिर दोस्तों अगर यदि तो मिल जाए, तो वहां पे मिश्रित शब्द होगा। चलिए अब दोस्तों काल की बात करते हैं, तो काल में क्या होता है दोस्तों, काल 3 प्रकार के होंगे, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है, समझिएगा। अब वर्तमान काल की तरफ चलते हैं, ज्यादा हम वो नहीं करेंगे, ज्यादा लंबी बातें नहीं करते दोस्तों, सीधी बात करेंगे। वर्तमान काल के भेद पूछेगा 5, कौन कौन से, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, और पूर्ण वर्तमान, और संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। देखिए सामान्य वर्तमान में क्या होगा दोस्तों, कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे, ता है, ती है, ते है, ता हूं, है ना, ऐसे सेंटेंस आएगा आप पहचान लेंगे, जैसे राम जाता है, सामान्य वर्तमान हो गया, ठीक है। तत्कालिक में होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ना, जैसे कह देंगे, जैसे कह देगा
ठीक है, कि दोस्तों मोहन जा रहा है, तो मोहन जा रहा है दोस्तों क्या तत्काल हो रहा है, ठीक है, तत्काल हो रहा है। पूर्ण क्या होगा दोस्तों, पढ़ी है, चुकी है ना, चुका है। देखिए कहते हैं राम खा चुका है दोस्तों, खा चुका है मतलब समाप्त हो चुका है। संदिग्ध में क्या होगा, ता होगा, है ना, इससे राम जाता होगा तो संदिग्ध होगा ना, राम जाता होगा, सीता जाती होगी, है ना, इस तरीके से तो ता होगा मिल गया, है ना। और दोस्तों कहीं भी अगर होल लगा मिल जाए फिर रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे चीजें जैसे राम जा रहा होगा, है ना, तो रहा होगा मिल गया, या फिर पढ़ रहा हो, है ना, वह पढ़ रहा हो, तो दोस्तों ये क्या होंगे आपके संभाव्य वर्तमान, ठीक है। तो ऐसे पहचान लेंगे, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, है ना, वहां से ले लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से आप सर्च करेंगे दोस्तों, वहां मिल जाएगा आपको टेलीग्राम, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है भूतकाल। देखिए हिंदी में भूतकाल की संख्या कितनी दोस्तों, 6 बताना। भूतकाल कितने भेद है, 6। कौन कौन से, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुत्वमान भूत, है ना। देखिए जहां पे दोस्तों या है ई या ई ए, है ना, जैसे राम गया, सीता गई, है ना, लड़के गए, जैसे या केवल आएगा लास्ट में तो वो होगा सामान्य भूत। आसन्न भूत दोस्तों तुरंत बताता है, सीता गई है ना, अभी अभी राम आया है, तो ऐसे सेंटेंस का आसन्न भूत कहलाएंगे। दोस्तों जैसे वह गया था, है ना, या था आ गया, तो या था मतलब क्या, गया था मतलब पूरा हो चुका ना काम, तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। जैसे राम जा रहा था, तो रहा था, रही थे, रहे थे, ऐसे आएंगे तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। और राम गया होगा, क्या, राम गया होगा, सीता गई होगी, है ना, इस तरीके से दोस्तों या होगा, ई होगी, तो दोस्तों संदिग्ध भूत हो जाएगा। और हेतुत्वमान भूत क्या होगा दोस्तों, ता तीते, है ना, जैसे वह जाति, तो वह जाति मतलब क्या, गई नहीं है दोस्तों, कंडीशनल होता तो वो हेतुत्वमान हो जाएगा ना। चलिए अगला है भविष्य काल। भविष्य काल आपको पता है जो आने वाला काल होगा उसको भविष्य बोलेंगे। इसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद हो जाएंगे, ठीक, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुत्वमान भविष्य ना। इसमें गागी के राम जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। और देखिए संभाव्य भविष्य में क्या होता है कि शायद, संभव, लगता है, कदाचित, हो सकता है, ऐसे सेंटेंस जैसे हो सकता है कल बारिश होगी, है ना, तो दोस्तों ये क्या होंगे, संभाव्य हो जाएंगे, ठीक है। और देखो शर्त लगाने वाले, जैसे तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं आपके भविष्य काल में आ जाएंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देखिएगा कितने भेद हैं वर्तमान काल के दोस्तों, कितने, 5 भेद है, सामान्य, तत्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य, ठीक है। इनके पहचान लिखे हैं बगल में, ठीक है। और भूत के दोस्तों 6 भेद हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुत्वमान। और दोस्तों भविष्य के 3 भेद हैं, सामान्य, संभाव्य, हेतुत्वमान, ठीक है। चलिए अब रस क्या होता है दोस्तों, रस का मतलब होता है आनंद, ठीक, जो आनंद दे दोस्तों उसको रस बोलते हैं, ठीक है। रसों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपको बता दें कितनी है, टोटल 9 होती है ना। 9 कौन कौन से दोस्तों, श्रृंगार रस, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य और भक्ति। दोस्तों मेन कितने होते हैं, ये 9 होते हैं, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना कि भरत मुनि के अनुसार केवल और केवल कितने रस हैं, तो 8 रस हैं दोस्तों। उन्होंने 9वें को नहीं माना, यानी शांत को उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। तो उनके समय दोस्तों इतने ही रस थे। यहाँ आगे के करुण, श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, अद्भुत हो गया, रौद्र हो गया, वीर हो गया, हास हो गया, भयानक और विभत्स, ठीक है। और आपको बता दें कि रसों का राजा कौन होता है दोस्तों, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। और एक चीज बता दें कि दोस्तों इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग होता है, क्या, माधुर्य गुण का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं इनके स्थायी भाव। तो आपको पता है 9 रस है तो 9 ही स्थायी भाव होंगे, ठीक है। जैसे कि श्रृंगार रस का रति होगा, ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। करुण का शोक, विस्मय, अद्भुत का विस्मय या फिर आश्चर्य, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह और हास्य का हास होगा दोस्तों, भयानक का भय होगा और विभत्स का जुगुप्सा घृणा होगा, शांत का निर्वेद होगा और स्नेह का वात्सल्य होगा, ठीक है। वात्सल रति भी कहते हैं, ठीक है। अनुराग दोस्तों ये बाद में जाएगा, भक्ति का अनुराग हो जाएगा ना। और भरत मुनि के अनुसार दोस्तों 8 ही रस हैं और 8 ही स्थायी भाव की संख्या है, ठीक है। कौन से को रस नहीं माना, तो शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना था, ठीक है। तो याद रखेंगे। और भरत मुनि की रचना कहां, कौन से, नाट्य शास्त्र में। कौन सी, भरत मुनि की कौन सी रचना, नाट्य शास्त्र है दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों का वर्णन किया था। चलिए रस के अंग बात करते हैं दोस्तों, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। देखिए और भरत मुनि के अनुसार 3 ही भाव हैं, 3 ही दोस्तों रस के अंग है। कौन कौन से, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। दोस्तों उन्होंने स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना। देखिए विभाव कितने होते हैं, आश्रय, लंबन, ठीक है। देखिए विभाव कितने होते हैं, 2। कौन सा, आलंबन और उद्दीपन। देखिए जो आलंबन है वो भी 2 प्रकार होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। देखिए मान लिया राम के रूप निहार जानक कंगन के नक्की परछाई ना। देखिए राम को कौन देख रही, सीता जी ना, सीता जी। अब देखिए सीता कौन होगी, ये देखिए ये देख रही, तो मतलब क्या, ये आश्रय होंगे। और विषय कौन होंगे, राम जी। तो इस तरीके से उद्दीपन क्या होगा दोस्तों, जैसे पंचवटी में जैसे कि दोस्तों एकांत स्थल हो जाए, है ना, और फूल दोस्तों, ये सब चीजें क्या होते हैं, उद्दीपन, किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है, तो वो उद्दीपन कहलाता है। चलिए अनुभव कितने होते हैं दोस्तों, तो 4 होते हैं मुख्यतः दोस्तों, ज्यादातर 2 ही आपको मिलेंगे, सात्विक और कायिक, है ना, समझिएगा। तो कितने होते हैं, सात्विक जो स्वतः हो जाए, कायिक दोस्तों जो किए आते हैं, है ना, वाची दोस्तों बोली से जो पास आने की कोशिश करते हैं, और आहार्य दोस्तों जो वेशभूषा को, ठीक है। आपको बता दें भरत मुनि के अनुसार इन्होंने 3 ही माने हैं, आहार्य को इन्होंने इसका भेद नहीं माना है, ठीक है। चलिए सात्विक अनुभव क्या होता है दोस्तों,
जो स्वतः होते हैं इनके 8 भेद होते हैं, जैसे कि स्तब्ध हो गया, कंपन हो गया, स्वर भंग हो गया, वैवर्ण हो गया, अस्त्र हो गया, प्रलय हो गया, स्वेद हो गया, रोमांच हो गया, रोमांच दोस्तों, और जम्या को भी बहुत से लोग मानते हैं। इनको तन संचारी बोलते हैं क्योंकि तन से संचारी। सात्विक मतलब जो स्वतः हो जाए, इनको आप करेंगे नहीं दोस्तों, ये अपने आप होंगे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों संचारी भाव। संचारी भाव संख्या कितनी है? 33 है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कोई कोई चकपकाहट भी मानता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, 33 होते हैं दोस्तों, मुख्यतः 33 होते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कितने हैं। हर्ष हो गया, विषाद हो गया, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, मोह। ठीक है, गर्व, उत्सुकता, अमर्ष, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, मरण, अपस्मार, व्यधि, अवहित्या। दोस्तों ये हैं पूरे 33 संचारी भाव। ठीक है, तो याद रखेंगे। और संचारी भाव दोस्तों देखिए, पानी में उठते हुए बुलबुलों के समान किसने बताया है? तो भरत मुनि ने। कितने? भरत मुनि ने दोस्तों इनको पानी में उठते हुए बुलबुलों के समान बताया है। चलिए अलंकार दोस्तों आपको पता है मुख्यतः दो होते हैं। शब्दालंकार जिनमें शब्दों से दोस्तों चमत्कार होता है, अर्थालंकार जिसमें अर्थों से। उभयालंकार दोस्तों ये दोनों मिक्स करके बन जाते हैं। ठीक है, चलिए शब्दालंकार के जो भेद देखते हो, अनुप्रास होता है। अनुप्रास क्या होता है दोस्तों? जिनमें एक ही वर्ण कई बार आता है। देखिए एक ही वर्ण कई बार होगा तो आपको वहां पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जिससे कह दिया गया है दोस्तों, है ना, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम बहुत बार पूछा गया दोस्तों, रा की आवृत्ति कई बार आई। ठीक है, तो वहां पे अनुप्रास हो जाएगा। देखिए श्लेष क्या होता है? एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, एक ही शब्द के कई अर्थ निकले। जैसे भिखारी को देख पट बार बार देते, भिखारिन को देख, भिखारिन को देख पट बार बार देते, पट बार बार देते, बार बार देता है। देखिए अब देखिए पट शब्द आया एक बार, मगर इसके अर्थ दो निकलेंगे। देखिए पट मतलब क्या होता है? दरवाजा, और पट मतलब होता है दोस्तों कपड़े। कोई लोग भिखारी को देखकर दोस्तों दरवाजा बंद कर लेंगे, कहें अम्मा भी घर पे नहीं है ना, जाओ जाओ बाबा, अम्मा घर पे नहीं था। तो कुछ लोग भिखारी देकर दरवाजा बंद कर लेंगे, और कुछ लोग दोस्तों कपड़े देते, दादा ठंडी कपड़े ले लो, आप कपड़े पहन लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों पट के शब्द, जहां कहीं भी एक शब्द के दोस्तों कई अर्थ निकले, वहां पे आपके क्या होगा? एक शब्द के कई अर्थ निकले दोस्तों, वहां पे क्या होगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए अगला जैसे रहीमन पानी राखे, वो भी है ना। यमक अलंकार में दोस्तों देखिए एक शब्द एक से अधिक बार आएगा। कोई भी शब्द दोस्तों अधिक बार आएगा और उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। जैसे कहा गया क्या कि दोस्तों 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती। देखिए 3 बेर 2 बार आया है। एक 3 बेर का अर्थ होगा सुबह शाम दोपहर, एक 3 बेर का अर्थ होगा कि 3 बैरी दोस्तों फल वाली। ठीक है, जैसे सजना है, सजना के लिए दोस्तों, सजना है सजना के लिए। अब सजना दोस्तों एक होता है दोस्तों पिया, है ना, जो दोस्तों दूल्हा होता है ना, और एक सजना होता है श्रृंगार करना। तो सजना मुझे सजना के लिए 2 बार सजना आया, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ठीक है, चलिए यमक हो गया। और दोस्तों वक्रोक्ति क्या होता है? कहने वाला कुछ और कहता है, सुनने वाला कुछ और कहता है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि भैया जाओ मत बैठो, जाओ, ठीक है, क्या कहते हैं? जाओ मत बैठो, मत जाओ मत बैठो, है ना, इसका मतलब आप रुक जाएंगे। ठीक है, और हमने मान लिया कहा जाओ मत बैठो। ठीक है, और हमने दोस्तों यहां पे अगर ये लगा दिया तो जाओ मत बैठो, इसका मतलब चले जाओ, है ना, और आपने सुना कि जाओ मत बैठो, आप रुक जाएंगे। ठीक, तो ये सुनने में थोड़ा सा फेर होता है, वही कहते हैं वक्रोक्ति। ठीक, विप्सा क्या होता है? जो दोस्तों भाव को बोधित करने के लिए दोस्तों दो किसी चीज को हम दोहरा देते हैं, छी छी, है ना, ऐसे। चलिए अगला अर्थालंकार जिसमें अर्थगत चमत्कार होता है। जैसे उपमा में क्या होता है दोस्तों? इसमें सासी से सरिस ऐसे सेंटेंस पाए जाएंगे, वो उपमा होगा। ठीक है, जैसे हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, उपमेय उपमान, है ना, वाचक और साधारण कर्म, ये चीजें होंगी। रूपक क्या होता है? किसी चीज को रूप ही दे देना। और सो उत्प्रेक्षा में क्या होता है? मनु मानो जन जानो। समझिएगा, जैसे हमने कहा कि देखिए देखिए जब दोस्तों क्या होते हैं कि किसी लड़की के माँ बाप जाते हैं दोस्तों लड़का देखने। ठीक है, लड़का देखने जाएंगे तो घर में आएंगे, बोलेंगे दोस्तों क्या कि लड़का हीरा जैसा है। ठीक है, हीरा सा है, कहेंगे लड़का हीरा सा है, कहें एकदम लड़का समझ लो हीरा सा है, हीरा सा है ना, हीरा सा। तो दोस्तों हीरा सा मतलब इसकी तुलना कर रहे हैं हीरा से, तो दोस्तों क्या होगा? उपमा। अब कहते हैं दोस्तों लड़का हीरा है। अब देखिए समझिए, लड़का क्या है? हीरा है ना, वो सा कह दिया, ऐसे हीरा सा है, तो दोस्तों उपमा हो गया। अब कहते हैं लड़का जो है हीरा है। क्या है? लड़का हीरा है। हीरा है मतलब क्या दोस्तों? तुलना नहीं कि एकदम रूप ही दे देगा, मतलब हीरा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? रूपक है। देखते नहीं कि जैसे लड़का वाले जाएंगे कहीं लड़की गाय है, लड़की गाय है, मतलब गाय है मतलब क्या, मतलब रूप दे दिया। गाय सी है तो सी होगा दोस्तों क्या? उपमा हो जाएगा, है ना। और गाय है, लड़की एकदम गाय है, दोस्तों क्या? रूपक हो गया ना। अब कहेंगे मानो लड़का गाय है, सॉरी मानो लड़की गाय है, मानो लड़की एकदम गाय है ना। तो मानो मतलब क्या? जन जानो मन मानो, मतलब कि मतलब क्या? संभावना व्यक्त कर दी। मानो लड़की एकदम गाय है, फिर बोलेंगे मानो लड़का एकदम हीरा है, तो वो उत्प्रेक्षा हो गया। अब देखिए भ्रांतिमान संदेह में दोस्तों, देखिए भ्रम मतलब क्या? किसी चीज को देख के एकदम 100% भ्रम हो जाए तो भ्रांतिमान होगा, और 50-50% चांस है तो वो संदेह होगा। देखिए हमने शाम को क्या कहा? रात में दोस्तों रस्सी को देखा और समझ बैठे सांप है, दोस्तों सांप ही है, डर गए, सांप है ना, तो दोस्तों एकदम 100% भ्रम हो गया, तो दोस्तों भ्रांतिमान हो गया। अब दोस्तों रात में रस्सी देखी
और रस्सी पड़ी थी, उसको हमने देखा, हम सोचा दोस्तों ये पता नहीं रस्सी है कि सांप है, पता नहीं रस्सी है कि सांप है, 50-50% चांस होगा, तो वहां पे संदेह होगा। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही कि नारी है कि नारी की सारी है, मतलब क्या पता नहीं सारी है कि नारी है, सारी है कि नारी, देखिए संदेह हो रहा है, 50-50% चांस हो रहा है, तो वहां पे संदेह हो जाएगा ना। अतिशयोक्ति किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना है ना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना वही अतिशयोक्ति होता है ना। ठीक है, चलिए जैसे लहरें व्योम चूमती उठती, मतलब लहरें कहां आकाश को चूम रहे, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं ना। देखिए विरोधाभास पता, किसी चीज को विरोध करना, ठीक है, किसी चीज का विरोध करना, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय अब मेरी हार विजय का है ना, ऐसी चीजें। देखिए विशेषोक्ति होता है जहां पे कारण के न होते हुए भी कार्य हो जाए, है ना, वहां पे विशेषोक्ति होता है। जैसे कहा जाए क्या, समझ सॉरी, जहां पे कारण के होते हुए भी काम ना हो, जैसे कि पानी बिच मीन, मीन प्यासी। अब देखिए पानी के अंदर मछली है, मछली फिर भी प्यासी, तो विशेषोक्ति हो गया ना। और विभावना उसका उल्टा होता है, जहां पे कारण के होते हुए भी काम ना हो, सॉरी कारण के ना होते हुए भी काम हो जाए। जैसे कि दोस्तों बिनु पद चले सुने बिनु काना, है ना, बिना पैर के चल रहा, दोस्तों चलने के लिए पैर चाहिए मगर फिर भी चल रहा। अनुक्ति क्या होता है दोस्तों, किसी और माध्यम से दोस्तों किसी को कहना, ठीक, अनुक्ति कहलाता। चलिए छंद दोस्तों, छंद एक तरीके से कानून होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मनुष्यों के लिए दोस्तों आईपीसी होती है, उसी प्रकार से है ना रचनाओं के लिए छंद होती है, ठीक। ये दोस्तों हमेशा पद में यूज होते हैं, पद में, ठीक है। देखिए इससे कहा गया कि भैया अगर 16 मात्रा नहीं होगी तो आप चौपाई से बाहर होंगे, 13-11 मात्रा नहीं होगी दोहा से बाहर हो जाएंगे ना, इस तरीके से। तो छंद दोस्तों, छंद के भेद कितने होते हैं, हमने छंद की देखिए इनकी आपको मैराथन वीडियो भी मिल जाएंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे हर एक चीज की मैराथन, हमने वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला मैराथन मिल जाएगा। अलंकार देखिए, अलंकार एक में ही सब कुछ समझा दिया दोस्तों, 2 घंटे होगी, अगर ले लेते तो कभी आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए मात्रिक छंद, मात्रिक छंद दोस्तों जिसमें मात्राओं का मात्रा गिनी जाती है। वर्णिक छंद में दोस्तों वर्ण गिने जाएंगे, और मुक्त छंद में दोस्तों कुछ भी नहीं गिना जाता ना। और मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले निराला जी ने किया था जूही की कली नामक कविता में, तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए मात्रिक छंद का होता है दोस्तों 3 प्रकार का सम मात्रिक, जिनमें दोस्तों सभी मात्राएं बराबर होगी सब में। जैसे अहिर में 11-11, तोमर में 12-12, चौपाई में 15-15, चौपाई में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, चौपाई में 16-16, रोला में 24-24 इंपॉर्टेंट है, गीतका में 26-26, हर गीतका में 28-28, वीर और आल्हा में दोस्तों 31-31, सार में दोस्तों 28-28, और सरसी में 27-27, राधिका में 22-22, और पीयूष वर्ष में दोस्तों 19-19, ठीक। तो ये होते हैं सम मात्रिक, जिसमें सभी में क्या होगी, बराबर बराबर मात्रा होंगी, ठीक, सभी चरणों में बराबर बराबर मात्रा है। अर्ध सम, जिसमें दोस्तों सम और विषम, ठीक है, विषम सम में दोस्तों देखिए विषम चरण में 13-13 मात्राएं, और सम चरण में 11-11, ठीक, इस तरीके से, मतलब दोनों में अलग अलग होंगी, ठीक है। जैसे दोहा दोस्तों 13-11, सोठा दोस्तों इसका उल्टा, तुरंत उल्टा दोस्तों, सोठा दोहा का सोठा उल्टा होता है दोस्तों, देखिए दोहा में 13-11 है तो सोठा में 11-13 हो जाएंगे, ठीक है। बरगो में 12-7, उल्लाला में 15-13, तो ये याद रखेंगे दोस्तों। अर्ध सम का होता है जिनमें के आधे आधे मिलते हैं ना, इस प्रकार वाली लाइनें, इधर वाली लाइनें मिलेंगी और इधर वाली लाइनों की मात्राएं मिलेंगी ना, इसमें विषम चरण के विषम में मिलेंगे और सम चरण के सम में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है विषम मात्रिक छंद दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, जो इनको हम संयुक्त छंद भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 से मिलकर बनते हैं, ठीक है। इनमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी चरण नहीं मिलता। जैसे कुंडलियां दोस्तों, ये दोहा और रोला से मिलकर बनेंगी, इनके लिए हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक। कुंडलियां किसके पास होती है आपकी, डॉक्टर भाई आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर चाहे तो सही कर दे, चाहे तो बीमार कर दे, सर ऐसा होता नहीं दोस्तों, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो डॉक्टर क्या कहता है दोस्तों, कुंडलियां आपकी हमारे पास, तो डॉक्टर से DR से डॉक्टर लिखते हैं, D मतलब दोहा रख लेना और R मतलब रोला, तो डॉक्टर किसके कुंडलियां देखता है दोस्तों, आपके दोहा और रोला, DR दोहा रोला। छप्पे दोस्तों, छप्पे का छत पे, छत पे कौन दोस्तों, आर तुम हो, कहीं छत पे कौन है तो आर यू तुम हो, आर मतलब होता है दोस्तों, आर से रोला हो जाएगा, यू से उल्लाला, तो आर यू, छत पे कौन, छत पे कौन, आर यू तुम हो ना। आर से मतलब होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं आर मतलब हो, यू मतलब तुम, है ना, तो तुम ही तो हो छत पे, है ना। तो ऐसे आप कर लेंगे, छत पे कौन है, छप्पा मतलब छत पे, है ना, कौन है तो आर यू, तुम ही तो हो ना। चलिए अब दोस्तों वर्णिक छंद का होता है जिनमें वर्ण गिने आते हैं, तो वर्ण में देखिए कितने कितने वर्ण होंगे, 8 वर्ण किसमें, तो प्राणवारिका में 8, और 11 वर्ण किसमें, स्वागता हो गया, भुजंगी हो गया, शालिनी हो गया, इंद्रवज्जा, दोधक और उपेंद्र वज्जा में दोस्तों 11-11 वर्ण, और 12 वर्ण किसमें होंगे, अंतस्थ, भुजंग, प्रयास, है ना, और द्रुत विलंबित तोटक में दोस्तों 12-12, और दोस्तों बसंत तिलका में 14, मालिनी में 15, और दोस्तों पंचचामर में और चंचला में 16-16, और बंदरा कांता शिखरणी में दोस्तों 17-17, शार्दुल विक्रीड में दोस्तों 19-19, और दोस्तों 22 से 26 सवैया, ये इंपॉर्टेंट, 22 से 26 सवैया में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। घनाक्षरी में 31 वर्ण, 32 वर्ण रूप घनाक्षरी में, और देव घनाक्षरी में 33, और कवित और मनहरण में 31 से 33 वर्ण, ठीक है। और दोस्तों गणों की संख्या कितनी होती है, 8, कौन कौन सी, यमाता, राजभान, सलगा, क्या यमाता, राजभान, सलगा दोस्तों, ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए प्रत्यय कितने भेद होते हैं, 2, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, क्या कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत क्या होता है दोस्तों, देखिए क्रिया, धातु और क्रिया के पीछे जो लगते हैं उनको कृदंत बोलते हैं। कृदंत क्रा से क्रिया, याद रखें, जब क्रिया और धातु के पीछे लग के बनेंगे वो कृदंत होंगे, और उनके अलावा जो भी बचेंगे वो तद्धित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए विराम चिन्ह दोस्तों, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 20 है दोस्तों, कितनी है, 20 है। तो देख सकते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह दोस्तों, देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा होता है, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसा होता है,
अल्प विराम का चिन्ह ये होता है दोस्तों, उप विराम या फिर अपूर्ण विराम इसको कहते हैं। तो दोस्तों कैसा होता है, अनुपात जैसा, ठीक है। और प्रश्नवाचक का चिन्ह ये होगा। विस्मयादिबोधक बोधक को दोस्तों ऐसे डंडा खींच देते हैं। और अवतरण दोस्तों ये देखिए दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार, एक गहरा होगा दोहरा। जैसे रामधारी से दिनकर लिखते हैं, दिनकर में कैसे लिखते हैं दोस्तों, एक गहरा उदाहरण लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे है ना। तो ये एक गहरा उदाहरण, इसको अवतरण भी बोलते हैं, उदाहरण भी बोलते हैं, दोनों चीजें ना। और योजक चिन्ह दोस्तों ऐसे, जैसे कि आपको पता है द्वंद्व समास में होता है। निर्देशक दोस्तों ऐसा होगा, द्वंद्व से थोड़ा योजक से बड़ा होता है, ठीक है। और त्रुटि विराम दोस्तों ये होता है त्रुटि विराम या फिर हंस पद या फिर दोस्तों काक पद भी बोलते हैं, क्या काक पद भी बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। रेखांकन का तो दोस्तों जिससे नीचे अंडरलाइन लगाते नहीं कि भैया इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर दो, रेखांकन हो गया, ठीक है। लाघव जैसे हमने डॉक्टर लिखा दोस्तों, डॉक्टर के बाद ये कर दिया, इसका मतलब क्या, इसको शॉर्ट में हम डॉक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों विवरण क्या होता है, किसी चीज को विवरण करने के लिए दोस्तों ये चिन्ह हो जाएगा। और पुनरुक्त सूचक किसी चीज को दोबारा रिपीट करने से, राम घर गया फिर राम घर जाएगा दोस्तों, इसके राम को नीचे ऐसे करते हैं क्योंकि राम दोबारा फिर आ रहा, ठीक है। तिर्यक क्या होता है, इसका अथवा यह होता है दोस्तों, ये तिर्यक जैसा हो जाएगा। और तुल्यता बोधक बराबर के चिन्ह दिखाने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। कोष्ठक आपको पता है ये हो जाता है। और दीर्घ सूचक का दोस्तों ये होगा, और लोप का ये हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये हैं दोस्तों आपके क्या, विराम चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों भाषा परिवार। हिंदी भारत में भाषा परिवार दोस्तों, भाषा परिवार 4 हैं। और देखिए कितने हैं, भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, भारोपी। देखिए इसी के दोस्तों हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, नेपाली हो गई, गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपके यूपीएसआई में, इसका दोस्तों आप डीपली देख लीजिएगा। आप जाइए यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, वहां जाकर के आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार, यहाँ से क्वेश्चन बना था। द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों साउथ इंडियन के, साउथ के जो परिवार है दोस्तों वो आ जाते हैं, जैसे तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रिक में मुंडारी, खड़िया ऐसे हो जाएंगे। और चीनी तिब्बती दोस्तों आपके, जैसे मंदारिन इसी की भाषा है ना, मंदारिन जो सबसे ज्यादा बोली जाती थी है ना चीन की, वो इसी में है, ठीक है। मणिपुरी, दफला, खसरा ना। चलिए अगला दोस्तों, भारत, देखिए भारत में दोस्तों जो हिंदी है उसकी टोटल 5 उपभाषाएं कौन कौन सी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने उपभाषाएं हैं दोस्तों, उपभाषा कितनी हिंदी की, तो 5 है, ठीक है। चलिए पहली हो गई पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी दोस्तों कहां से निकली, तो अर्धमागधी, समझिएगा कहां से निकली है, अर्धमागधी। और इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आएंगे, तो ABC याद रखें, क्या ABC, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, क्या ABC। बहुत बार पूछा जा रहा है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन है ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी, ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। दोस्तों अवधी अपने यहाँ बोली जाती है ना, अपने हमारे यहाँ लखनऊ में अवधी। आप कहाँ से हैं दोस्तों, वहां कौन सी बोली बोली जाती है, आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों, पश्चिमी हिंदी कहां निकली, सौरसेनी, सौरसेनी दोस्तों, ठीक है। ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ठीक है। ब्रजभाषा दोस्तों काव्य भाषा, ठीक। और दोस्तों खड़ी बोली को मानक हिंदी बोलते हैं, ठीक, ये भी याद रखेंगे। ब्रजभाषा है ना, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली। दोस्तों वहीं बिहारी भाषा की बात करते हैं। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, मैथिली, मगही, भोजपुरी। आपको बता दें मैथिली एकमात्र बोली है, एकमात्र हिंदी की बोली है जो कि दोस्तों आपके 22वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब कब मैथिली, मगही, भोजपुरी आपको पता है कब, ठीक है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, और भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी की बोली है। चलिए अब दोस्तों राजस्थानी की बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से जाएंगे, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। देखिए ये पूर्वी राजस्थानी, ये पश्चिमी और ये उत्तरी, ये दक्षिणी। ये मालवी है दोस्तों, चौथा दिख नहीं रहा होगा। और सौरसेनी ब्रज निकली। पहाड़ी के अंतर दोस्तों गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली दोस्तों टोटल 18 बोलियां हो जाएंगी, ठीक, याद रखेंगे। हिंदी में टोटल 18 बोलियां हैं। एक चीज और आपको बता दें, एक जो अभ्रंश है इनको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, देखिए समझिएगा। देखिए बिहार के पास क्या था, मगध, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे मगधी से निकली, ठीक है। और आपको पता है कि दोस्तों, आपको पता है क्या कि जो ये ब्रज भाषा है कन्नौजी दोस्तों, ये कहां बोला था, तो मथुरा के पास। तो मथुरा पहले सूरसेन कहते थे, इसलिए सौरसेनी याद रख लेंगे। और देखिए मथुरा से टच क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान, तो ये भी सौरसेनी हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि बिहार से क्या है टच, दोस्तों आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों बिहार से टच है, तो इसको मगधी नहीं बोलेंगे, अर्धमागधी बोल देंगे। तो याद हो गया, बिल्कुल अच्छे से याद हो गया भाई। मगध में है तो मगध कहां है, बिहार, तो मगधी हो गया, ठीक। और मगध से टच हुआ क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मगध से टच है ना, बिहार से टच तो है भैया अपना। जो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश दोस्तों सीमा बलिया जो है बिहार से टच है ना, इसीलिए इसको अर्धमगधी बोल देंगे। और सौरसेनी, देखिए सूरसेन किसको, मथुरा को बोलते थे, मथुरा के आसपास की बोलियां सूरसेनी हो जाएंगी। और राजस्थान भी इससे टच करता है, इसीलिए वहां भी सौरसेनी हो जाएगी। और जो पहाड़ी हिंदी वो खस से निकली, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास दोस्तों 4 भागों में बटा है, ठीक। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। अब दोस्तों आधुनिक काल को भी कितने भागों में बांटते हैं, 6 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। रासो साहित्य, राज साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और अपभ्रंश साहित्य। जिसमें दोस्तों हम रासो साहित्य को चारण साहित्य कहते हैं, राज साहित्य को जैन साहित्य कहते हैं, इसमें जैन धर्म का मिलता साहित्य, और सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य बोलते हैं, और नाथ साहित्य को शैव साहित्य कहते हैं। देखिए इसका हमने जो 12 घंटे वीडियो बनाई है, या फिर दोस्तों 5 घंटे वीडियो, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों भक्ति काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, सगुण भक्तिकाल और निर्गुण भक्तिकाल। सगुण को भी 2 भागों में बांटते हैं, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। दोस्तों रामाश्रयी में आपको पता है
तुलसीदास और कृष्ण संयम दोस्तों सूरदास, है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। आप डीपली पढ़ेंगे दोस्तों 12 घंटे वाली क्लास, तो उसमें सब कुछ हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा उसको समय निकाल के, ठीक है। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, निर्गुण काव्य दूसरा हो जाएगा निर्गुण, इसमें संत काव्य होगा और सूफी काव्य। संत काव्य में दोस्तों कबीरदास जी, और सूफी में दोस्तों आपको पता मलिक मोहम्मद जायसी जी आएंगे। तो दो भागों में बांटते हैं भक्ति काल को, सगुण और निर्गुण। और सगुण को भी दो भागों में रामाश्रय कृष्णाश्रय, और निर्गुण को भी दो भागों में संत काव्य दोस्तों, और सूफी काव्य दोस्तों मुस्लिम वाले, ठीक है। चलिए, रीति काल को दोस्तों तीन भागों में बांटते हैं, रीत सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, है ना। रीत सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। चलिए, अब दोस्तों बात करते हैं आधुनिक काल। क्या आधुनिक काल की, तो ये दोस्तों याद रखेंगे, आधुनिक काल को हम बांटते हैं दोस्तों, ये चौथा है। और आधुनिक काल दोस्तों 1900 विक्रम संवत से अब तक चला रहा। तो देखिए 1843 से 1857 तक संक्रांति काल चला। और पुनर्जागरण काल आप देख लीजिएगा, पुनर्जागरण काल को ही हम भारतीय युग कहते हैं। 1857 से 1900 ईस्वी तक चला, ठीक। 1857 से 1900 ईस्वी तक चला है। और दोस्तों फिर जागरण या फिर द्विवेदी युग, जागरण काल को ही द्विवेदी युग कहते हैं। 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक चला है। फिर छायावाद युग को दोस्तों कब से कब तक चला, तो 1918 से 1936 तक। प्रगतिवाद युग कब से कब तक चला, तो 1936 से 1943। और प्रयोगवाद दोस्तों चला है 1943 से 1952 तक। नई कविता 1952 से 1960 तक। और साठोत्तरी कविता दोस्तों 1960 से 1990 तक। और समकालीन कविता दोस्तों 1990 से अब तक, ठीक है। तो ये दोस्तों चला दोस्तों, यही आज तक ये हमारा वीडियो था आज का। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर कंप्लीट हिंदी चाहिए दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास दोस्तों, तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों हमारे चैनल पे, ठीक है। इसको दोस्तों आप 50 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक है। ये दोस्तों 79054, इस पर आप 50 रुपये पे करके दोस्तों हमसे ये पूरी संपूर्ण हिंदी, देखिए ये नहीं दोस्तों, ये जो पढ़ाएं तो शॉर्ट में था, एक बेहतरीन ढंग से दोस्तों लगभग दोस्तों 180 पेज की होगी, ठीक है। अगर आप इसे परचेस कर लेते हो दोस्तों, आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं दोस्तों। ये हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। या फिर दोस्तों इसका लिंक भी नीचे देंगे, वहाँ डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं, ठीक। 50 रुपये आप इस पर पे कर सकते हैं। और दोस्तों ग्रामर की 50 रुपये की, और हिंदी बोली की 25 रुपये की। अगर टोटल जाते हैं 125 रुपये दोस्तों, आप इसी नंबर पर पे करके हमसे ले सकते हैं। और दोस्तों जो ये पीडीएफ हमने पढ़ाया है, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये पीडीएफ है, इसको क्विक रिवीजन के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल नाम से, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों पिन हुई मिल जाएगी, ये पिन किया है हमने पीडीएफ को, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ मिल जाएगी। और दोस्तों आपसे एक बार और कहते हैं कि एक बार आप दोस्तों हमारी 12 घंटे वाली क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। और संविधान की जो 2 घंटे क्लास है उससे जरूर देखकर जाइएगा, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए। मैं संदीप एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का मतलब कि कह सकते धन्यवाद देता हूं, ठीक है। मैं अपने रायबरेली जिले उत्तर प्रदेश से। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जय हिंद। और दोस्तों अगर देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।